हम जो पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं का लोकतांत्रिक राजनीति लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2, इसका पहला चैप्टर हम पढ़ रहे थे सत्ता की साझेदारी। सत्ता मतलब पावर। तो पावर में किसी भी देश में जो शक्तियां हैं, आप क्या दूसरे ग्रुप के साथ बांटना चाहते हैं कि नहीं, इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं। इसमें हमने एक कहानी पढ़ी थी बेल्जियम की और एक कहानी पढ़ी थी श्रीलंका की। बेल्जियम का उदाहरण पढ़ा था जिसने सत्ता की साझेदारी की थी, और श्रीलंका की कहानी पढ़ी थी जिसमें उन्होंने सत्ता की साझेदारी नहीं की थी। बेल्जियम में डच और फ्रेंच ने मिलकर सत्ता को शेयर किया और बहुत विकसित हो गए। श्रीलंका ने, सिंगलियों ने तमिल के साथ सत्ता को साझा नहीं किया, और श्रीलंका 30 साल तक एक दूसरे के लिए जान के प्यासे रहे। यहां तक हमने सब पढ़ लिया और इनसे बनने वाले प्रश्न भी काफी कुछ देख लिए। अब हमें आज समझना है सत्ता के साझेदारी के रूप, जो हमने पिछली क्लास जहां छोड़ी थी वहां से हमें आगे बढ़ाना था। तो हमें पढ़ना है सत्ता की साझेदारी के रूप। तो सत्ता की साझेदारी के 4 रूप हो सकते हैं। आपसे एग्जाम में प्रकार नहीं पूछेगा, आपसे पूछा जाएगा सत्ता की साझेदारी के रूप। तो एक है क्षैतिज वितरण, एक है ऊर्ध्वाधर वितरण, एक है सामुदायिक वितरण, और एक है दबाव समूह और आंदोलन। इन चारों रूप को हमें समझना है, ये चारों रूप समझना है। सबसे पहले समझना है क्षैतिज वितरण को, बिल्कुल तसल्ली से समझना है। हालांकि ये बहुत स्लो लेक्चर नहीं चलेंगे क्योंकि आप लोगों के फरवरी में एग्जाम है, तो एक क्रैश कोर्स के हिसाब से लेक्चर चलेंगे। जो रेगुलर हमारा 1 अप्रैल से बैच आएगा वो बहुत तसल्ली वाला बैच होगा। सबसे पहले क्षैतिज वितरण की बात करते हैं। तो क्या करते होता है, सरकार के पास 3 संस्थाएं या 3 अंग होते हैं। एक कानून बनाने वाली संस्था जिसे विधायिका कहते हैं, एक शासन करने वाली जिसे कार्यपालिका, जिसका प्रमुख राष्ट्रपति, ये आपको राष्ट्रपति भवन दिख रहा होगा, तो शासन सरकार का प्रमुख कार्यपालिका है ना, और न्याय करने वाली न्यायपालिका। तो शासन में 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब इन तीनों में से किसी को ऊपर मत रखो, किसी को नीचे मत रखो, तीनों को एक स्तर पर रख दो। तो जब हम शासन के तीनों अंगों को एक स्तर पर रख के उन तीनों को थोड़ी थोड़ी पावर दे देते हैं, तो इस तरह के वितरण को क्या बोलते हैं, क्षैतिज वितरण। तो शक्ति या सत्ता को हम क्या करें, किसी एक को ना दें, शासन के अलग अलग अंगों में एक समान रखते हुए। देखो, अगर एक समान रखते हुए वितरण करोगे तो वो क्या कहलाएगा, क्षैतिज। तो हमारे यहाँ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ना तो कोई ऊपर है ना कोई नीचे है, तीनों बराबर है, इसलिए इस वितरण को क्या कहते हैं, क्षैतिज वितरण। अब सवाल आता है कि सर क्यों करते वितरण, क्या होता है इससे, चलो देखते हैं। तो पहला सवाल है कि जब शक्तियां बट जाती है तो किसी एक के पास पूरी शक्तियां ना होने से वो निरंकुश या असीमित नहीं हो पाता। हमने क्या किया, जो भी सरकार की शक्तियां थी, ना तो पूरी विधायिका को दी, ना पूरी कार्यपालिका को दी, और ना पूरी न्यायपालिका को दी। तो जब हम पूरी शक्ति किसी एक को देंगे ही नहीं तो किसी में असीमित शक्ति आएगी नहीं, कोई शक्ति का दुरुपयोग करेगा ही नहीं। तो अगर हम शक्तियां किसी एक को देते तो वो मिसयूज करता। जब शक्तियां सब में बटी हुई हैं, ये बात समझ में आ रही कि नहीं, तो हमने क्या किया, शक्ति बांट दी। इससे पहला फायदा, कोई भी एक अंग, ना तो विधायिका, ना कार्यपालिका, ना न्यायपालिका, असीमित उपयोग नहीं कर सकता और दूसरे पर अंकुश और रखता है। समझ रहे, जैसे किसी पे एक पे थोड़ी सी शक्ति है तो दूसरे को दबा के रखेगा, पर दूसरे पे भी शक्ति है तो उसे भी दबा के रखेगा। तो दोनों एक दूसरे पर क्या रखेंगे, नियंत्रण बना के रखें। तो कोई भी अनियंत्रित होते ही नहीं है, कोई भी निरंकुश होते ही नहीं है, क्योंकि हर किसी का दूसरे पर अंकुश है। चलो देखते हैं, कुछ उदाहरण समझते हैं, समझो। जैसे सत्ता का उपयोग कार्यपालिका करती है या सरकार करती है। जो भी सत्ता है, पावर है, बजट है ना, सारी बजट का पैसा किसके पास है, सरकार के पास। सारी योजनाएं किसके पास है, सारे विभाग किसके पास है, सरकार के पास। तो पूरी पावर सरकार के पास है। तो सरकार या कार्यपालिका तो निरंकुश होनी चाहिए, अनलिमिटेड पावर होना चाहिए, कुछ भी कर सके। नहीं, भले ही सत्ता का उपयोग कार्यपालिका करती है, पर कार्यपालिका किसके लिए जवाबदेह होगी, विधायिका के लिए। कार्यपालिका किसको जवाब देगी, विधायिका को। तो कार्यपालिका मनमानी नहीं करेगी। सत्ता का उपयोग होने के बाद भी कार्यपालिका मनमानी नहीं कर सकती। कार्यपालिका को किसके अंडर में रहना पड़ता है, विधायिका के अंडर में रहना पड़ता है। यह बात समझ में आ गई, विधायिका के अंडर में रहना पड़ता है। क्यों, जैसे हम बताते हैं बजट, बजट का पूरा पैसा कौन खर्च करती है, कार्यपालिका। पर बजट कितना दिया जाएगा ये कौन डिसाइड करती है, विधायिका। तो पैसा खर्च करने की शक्ति भली कार्यपालिका पे हो, पर पैसा देने की शक्ति किसके पास है, विधायिका के पास। तो ये असीमित थोड़ी है,
पैसा खर्च कर सकती है, पर कितना खर्च करेगी डिसाइड कौन करेगी? विधायिका। तो कुछ पावर इसके पास है, बजट पास करना इसके पास है, बजट खर्च करना इसके पास है। तो हमने क्या किया, क्षैतिज वितरण दिया और सबको थोड़ी थोड़ी पावर दे दी। अब दूसरा उदाहरण समझते हैं। पहला उदाहरण समझ में आ गया, कार्यपालिका सत्ता को उपयोग तो करती है, पर किसके अंडर में रहते हुए? विधायिका के। दूसरा उदाहरण, जैसे हमारे यहां जो जजों की न्यायपालिका की नियुक्ति है वो कौन करती है? कार्यपालिका। हमारे यहां न्यायपालिका की नियुक्ति, हमारे जजों की नियुक्ति कौन करती है? राष्ट्रपति। कार्यपालिका का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति। तो हमारे यहां न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका मतलब इनको इन पर निर्भर होना ही पड़ेगा। अगर ये इनकी नियुक्ति करेंगे नहीं तो इनका अपॉइंटमेंट होगा ही नहीं। तो कौन सा जज सुप्रीम कोर्ट में जज बनेगा? कौन सा जज हाई कोर्ट में जज बनेगा? इन सब की नियुक्ति कौन करती है? हमारी राष्ट्रपति, मतलब कार्यपालिका। तो इस मामले में कार्यपालिका ऊपर हो गई, कि कार्यपालिका ही डिसाइड करती है कि हाई कोर्ट में जज कौन बनेगा, सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बनेगा। पर समस्या है, जैसी न्यायपालिका बन जाएगी, जज बन जाएंगे, तो वो विधायिका और कार्यपालिका दोनों पर क्या कर लेंगे? नियंत्रण कर देंगे। तो न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति कौन करती है? कार्यपालिका। और जब वो जज नियुक्त हो जाते हैं तो वो जज किसको कंट्रोल करते हैं? विधायिका को भी और कार्यपालिका को भी। तो कार्यपालिका न्यायपालिका को कंट्रोल करेगी, न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका को। इसी को कहते हैं क्षैतिज वितरण। तो जब शासन में हम शक्ति किसी एक को ना देकर क्षैतिज स्तर पर सबको दे दे, थोड़ी सी विधायिका, थोड़ी सी कार्यपालिका, थोड़ी सी न्यायपालिका, इससे क्या होगा? कोई भी निरंकुश नहीं होगा, सब एक दूसरे पर अंकुश बना के रखेंगे। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? ये आपसे एनसीईआरटी में सीबीएसई बोर्ड ने और अदर स्टेट एमपी वगैरह ने पूछा है। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था। सवाल आएगा, जब एक दूसरे को नियंत्रित करे और इससे संतुलन बना रहे, इसको क्या कहते हैं? नियंत्रण और संतुलन। तो आपकी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था से क्या समझते? तो क्या लिखोगे कि नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था शक्ति या सत्ता के क्षैतिज वितरण में दिखाई देती है। पहली लाइन क्या लिखोगे? जिसमें शासन के 3 अंग होते हैं और हर अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है, जिससे कोई भी सत्ता का असीमित उपयोग न कर सके। इसी को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं, जो कि भारत में पाई जाती है। उदाहरण क्या लिखोगे? कि सत्ता का उपयोग कार्यपालिका करती है पर विधायिका के प्रति जवाबदेह रहती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है पर न्यायपालिका दोनों पर नियंत्रण रखती है। ये उदाहरण हो गए। तो अगर आपसे पूछे नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था को उदाहरण सहित समझाओ, तो क्षैतिज वितरण को समझाना और कुछ नहीं। क्षैतिज वितरण में 3 अंग, तीनों पे थोड़ी थोड़ी पावर, एक दूसरे पे नियंत्रण, और इसी से क्या बन जाएगा? संतुलन। क्लियर? तो ये हो गया हमने सत्ता का पहला रूप, क्षैतिज वितरण। अब चलो दूसरे पे। दूसरा है ऊर्ध्वाधर वितरण। अब हमें समझना है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। शक्तियों का, सत्ता या शक्ति एक ही बात है। तो क्षैतिज वितरण समझ में आ गया, अब हमें ऊर्ध्वाधर समझना। ऊर्ध्वाधर में क्या होता है? अब तीनों एक स्तर में, जो भी एक स्तर पे नहीं, अगर सब कोई एक स्तर पे रहते हो, सब बराबर बराबर बराबर, और सबको शक्ति दे दे तो क्षैतिज। पर एक ज्यादा पावरफुल, एक कम पावरफुल, और फिर शक्ति बांट दे, उसे कहेंगे ऊर्ध्वाधर। समझो, जैसे ऐसे समझो, जैसे हम मान लो अपने घर की बात करते हैं, तो हमारे घर में पावरफुल कौन है? पिताजी। पिताजी बड़े हैं, अगर पिताजी से बड़े ताऊजी हैं तो और बड़े हैं। तो क्या है, जब कोई ज्यादा पावरफुल होता तो क्षैतिज वितरण नहीं कहते, उसको कहते ऊर्ध्वाधर वितरण। तो अगर दादाजी के पास सबसे ज्यादा शक्ति है तो वो ऊर्ध्वाधर वितरण। तो इस तरह से शक्ति बांटोगे, किसी एक को ज्यादा, एक को कम, एक को कम, तो उसे क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। जैसे भारत में केंद्र सरकार सबसे पावरफुल है, जैसे आप संघ सरकार या केंद्र सरकार, उसके अंडर में, जैसे हमारे संघ सरकार के प्रमुख कौन है? मोदी जी। उसके अंडर में राज्य सरकार है, जैसे मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी, राजस्थान में डॉक्टर भजनलाल शर्मा जी, छत्तीसगढ़ में साईं जी, ठीक है, तमिलनाडु में स्टालिन जी। तो सबसे पावरफुल कौन होगी? केंद्र सरकार। अब केंद्र के बराबर राज्य सरकार नहीं होगी, केंद्र के बराबर अगर राज्य होती तो कैसा वितरण हो जाता? क्षैतिज। केंद्र पावरफुल है, राज्य नीचे है, तो ये कैसा वितरण हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर। जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव जी। और इनके नीचे कौन होती? स्थानीय, जैसे पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, ये और
कम पावरफुल होती है। जैसे मैं इंदौर से आपकी क्लास ले रहा हूं, तो यहां के कौन है, श्री पुष्यमित्र भार्गव जी। तो जब शक्तियों का वितरण इस तरह से हो कि एक ज्यादा पावरफुल, एक कम पावरफुल, एक कम पावरफुल, तो इस वितरण को क्या कहा जाएगा, ऊर्ध्वाधर। अगर शक्तियां बराबर बराबर हो, तीनों कोई भी एक से कम या ज्यादा ना, उसे क्या कहेंगे, क्षैतिज वितरण। और अगर एक ज्यादा एक कम और कम हो तो उसे क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर। तो केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार कैसा वितरण होगा, ऊर्ध्वाधर। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका कैसा वितरण होगा, क्षैतिज। समझ में आ गया। तो जिसमें सब बराबर हो वो क्षैतिज, जिसमें एक ज्यादा एक कम एक और कम, उसे क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर। और इस तरह की व्यवस्था को जिसमें ऊर्ध्वाधर वितरण, उसे कहते हैं संघीय व्यवस्था। इसे क्या कहते हैं, संघीय व्यवस्था। तो हमने सत्ता की साझेदारी का दूसरा स्वरूप भी समझ लिया। ठीक है, ये कभी क्रैश कोर्स के हिसाब से पढ़ा रहे। जब आपका 1 अप्रैल से सेशन शुरू होगा, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं चारों की क्लास 1 अप्रैल से शुरू है, पर और डिटेल से पढ़ाएंगे। अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन करा रहे हैं। तीसरा है सामुदायिक वितरण। अगर बेल्जियम की कहानी याद हो तो आपको कुछ याद आएगा कि वहां उन्होंने हर समाज की एक सरकार बनाई थी। डच की छोटी छोटी सरकार है, जर्मनी की छोटी छोटी सरकार है, फ्रेंच की सरकार है। ऐसी सामुदायिक सरकार होती है जैसे बेल्जियम में हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो ऐसी सरकार जिसमें हर समाज के वर्ग को अधिकार दिया जाए। क्या भारत में इस तरह की कोई सरकार है? तो भारत में ऐसी सरकार तो नहीं है, पर जो भी वर्ग पिछड़ा है, जैसे भारत में पुरुष प्रधान समाज है, तो महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी दयनीय है। पर्दा प्रथा है ना, ये सब बहुत सारे दहेज वहेज सब देना पड़ता है लड़कियों को। तो हमने उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है। जैसे महिला आरक्षण बिल, ये सब महिला आरक्षण बिल, ये देखो लिखा हुआ है कि महिला आरक्षण बिल पास हुआ है लोकसभा में, महिला आरक्षण बिल पारित, महिला आरक्षण बिल। ऐसी हमने ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग को आरक्षण। तो भारत में सामुदायिक सरकार तो नहीं है, ऐसे अलग अलग समाज के लोगों की सरकार तो नहीं है जैसे वहां डच, फ्रेंच और जर्मन की थी, पर हमने वैसी ही कुछ व्यवस्था कर रखी आरक्षण के द्वारा। हम आरक्षण के द्वारा उन्हें भागीदारी देते हैं। जैसे हमने क्या बोला, अब जितने भी विधायक या सांसद बनेंगे कम से कम 33% कौन होगी, महिलाएं। ये बात समझ में आए, एससी सांसद, एसटी सांसद, इस तरह के हमने आरक्षण दे रखे हैं। तो भारत में सीधे सामुदायिक सरकार तो नहीं बनती, पर आरक्षण के द्वारा हम सबको मौका देते हैं। तो तीसरा समझ में आ गया, सामुदायिक वितरण। सत्ता के सामुदायिक वितरण का मतलब होता है जब समाज के अलग अलग वर्गों को सत्ता में भागीदारी दी जाए, जैसे बेल्जियम की सामुदायिक सरकार। भारत में सीधे सामुदायिक सरकार तो नहीं है, पर हमने सत्ता में भागीदारी दी है आरक्षण के द्वारा। तो सत्ता का पहला रूप क्या होगा, क्षैतिज वितरण, जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में दिखता है, जिससे संतुलन और नियंत्रण बना रहता है। दूसरा ऊर्ध्वाधर वितरण, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, जिसे संघीय व्यवस्था कहते हैं। तीसरा है सामाजिक। अब चौथा और आखिरी रूप है आंदोलन और दबाव समूह। चौथा है दबाव समूह और आंदोलन। समझना, अभी किसान कानून आए थे तो किसानों ने आंदोलन कर दिया कि हमें यह कानून चाहिए नहीं। तो जब कोई समूह अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालता है तो उस समूह को दबाव समूह कहते हैं। चूंकि ये समूह अपने सदस्यों के हित के लिए काम करते हैं, इसलिए दबाव समूह को हित समूह भी कहा जाता है। तो सरकार में इनकी भागीदारी तो शायद उतनी ना हो, पर सरकार पे दबाव तो डाल सकते हैं, सरकार से अपने हिसाब से कानून तो बनवा सकते हैं। तो दबाव समूह भी एक तरह से सत्ता में साझेदारी का प्रकार या रूप हो सकता है। ये बात समझ में आ गई। जैसे ये अतिथि शिक्षक, जैसे आपको पता है 2 तरह के शिक्षक होते, एक होते नियमित शिक्षक, एक होते हैं अतिथि शिक्षक, अस्थायी शिक्षक। तो इन्होंने क्या किया, ग्रुप बना दिया, आंदोलन किया, सरकार पे दबाव डाला कि हमें नियमित किया जाए, हमारी सैलरी बढ़ा दी जाए। और सरकार अगर इनके दबाव के आगे झुक गई तो वो सैलरी बढ़ा भी सकती है। तो ये भी तो सरकार में भागीदारी का एक तरह से मॉडल है। जैसे जितने भी व्यापारी होते हैं उन व्यापारों की संस्था को क्या बोलते हैं, फिक्की। और व्यापारियों की ये संस्था भी सरकार पे दबाव डालती है। जैसे टेलीकॉम कंपनी, मोबाइल कंपनी की कौन सी संस्था है, एसोचैम, ये भी दबाव डालती है। तो ये भी क्या है, दबाव समूह। ये भी क्या है, दबाव समूह। आपने इसके बाद मजदूर यूनियन सुने होंगे, जितने भी मजदूर यूनियन है ये भी सरकार पर दबाव डालती है। सारे मजदूर संघ भी दबाव समूह है। रेलवे मजदूर यूनियन, ये भी दबाव समूह है।
तो ऐसे समूह जो सरकार पर दबाव डालती है उन्हें दबाव समूह या हित समूह कहते हैं। तो आंदोलन करके भी आप सरकार से अपनी मांगे मनवा सकते हो, आप समूह बनाकर दबाव डाल सकते हो, यह भी सत्ता की साझेदारी का एक प्रकार है। सवाल आता है सर कैसे, सरकार में कैसे भागीदारी? दो तरीके, दो दबाव समूह दो तरीके से सत्ता में भागीदारी करता है। समझो, एक है सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके, इसको ऐसे समझते हैं, मान लो सरकार ने एक कानून बनाया किसानों के लिए और किसानों को वो पसंद नहीं आ रहा, तो सरकार क्या कहेगी, उन्हें प्रस्ताव देगी कि ऐसा करते हैं हम इस कानून पर विचार करेंगे, ये सही बना कि गलत बना, और इस पे केवल हम विचार नहीं करेंगे, इसमें किसानों की तरफ से भी कुछ एक या दो या तीन नेता आएंगे। तो जब सरकार की कमेटी बनाई जाएगी उस किसान कानून पर विचार करने के लिए, तो किसान को बुला लिए जाएंगे। जैसे मान लो डॉक्टरों के लिए कोई कानून बना, तो डॉक्टरों से बोला जाएगा कि ऐसा करते कानून पास होने से पहले आप लोग थोड़ी सी आ जाओ, देख लो। तो सरकार क्या करती है, दबाव समूह में लोगों को शामिल कर लेती है, दबाव समूह के लोगों को अपनी समितियों में शामिल कर लेती है, और वो समितियों में शामिल होकर सरकार को सलाह देते हैं। और दूसरा, सरकार पे दबाव तो बनाते ही है। तो पहला तरीका क्या है, सरकार की समितियों में भाग लेकर, और दूसरा है सरकार पर दबाव बनाकर। तो ये हो गए सत्ता की साझेदारी के चारों रूप। पहला रूप क्षैतिज वितरण, दूसरा रूप ऊर्ध्वाधर वितरण, तीसरा रूप सामुदायिक सरकार, और चौथा होगा दबाव समूह और आंदोलन। क्लियर? चलो, अब सवाल आता है कि सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है? बेल्जियम ने किया तो उसको फायदा तो हुआ, पर क्यों? श्रीलंका ने नहीं किया तो उसको नुकसान हुआ, क्यों? तो इसके लिए दो तरह के तर्क हैं जो आपका दिमाग तर्क देगा। दिमाग से दिया गया तर्क क्या होगा, आपका दिमाग क्या कहता है कि क्यों सत्ता को अलग अलग समूहों में बांटना है, उस तर्क को कहते युक्ति परक तर्क। आपसे पूछ सकता परीक्षा में कि युक्ति परक तर्क कौन कौन से, तो अभी हम देखेंगे। और दूसरा जो आपका दिल कहता है उसे कहते हैं नैतिक तर्क। तो आपके दिमाग से जो बातें आएंगी कि इसलिए बांटना चाहिए, उन सारे तर्क को कहा जाएगा युक्ति परक, और आपका दिल जो कहेगा उसे क्या कहेंगे, नैतिक तर्क। तो सत्ता की साझेदारी के दो तर्क, ये सीधे आपकी परीक्षा में आ सकता है कि सत्ता की साझेदारी करने के लिए कौन कौन से तर्क दिए जा सकते। तो दो तर्क, युक्ति परक जो दिमाग से दिया जाएगा, नैतिक जो दिल से दिया जाएगा। अब युक्ति परक तर्क की बात करें, दिमाग वाले की, तो दिमाग ये कहता है कि देखो इन्होंने क्या किया, डच और फ्रेंच के बीच सत्ता की साझेदारी की, और सत्ता की साझेदारी की वजह से यहां कभी टकराव नहीं हुआ। शुरुआत में कितना टकराव हुआ था जब तक सत्ता की साझेदारी। तो आपका दिमाग कहता है कि जब अलग अलग वर्गों में सत्ता की साझेदारी करेंगे तो टकराव की संभावना क्या हो जाएगी, कम, टकराव की संभावना कम हो जाएगी, ये आपका दिमाग कहता है। दूसरा, अगर हम सत्ता की साझेदारी ना करें, जैसे श्रीलंका में, तो वहां हिंसा बहुत ज्यादा हुई थी, अस्थिरता बहुत हुई थी। तो अगर हम सत्ता की साझेदारी करेंगे तो हिंसा और अस्थिरता की संभावना समाप्त हो जाएगी। श्रीलंका ने सत्ता की साझेदारी नहीं की, वहां तमिल और सिंगलियों में हिंसा हो गई, पर बेल्जियम ने की तो वहां पर कोई हिंसा और अस्थिरता हुई नहीं। इसका मतलब वहां क्या हो जाएगा, स्थायित्व आ जाएगा, बिल्कुल शांति आ जाएगी। और चौथा, देश की एकता और अखंडता बहुत अच्छे से बनी रहेगी। तो आप सवाल आएगा कि बताओ, आप अपने दिमाग से बताओ कि क्यों सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए। सर दिमाग से तो ये लग रहा है कि लड़ाई नहीं होगी, टकराव नहीं होगा, सर हिंसा नहीं होगी, सर शांति आ जाएगी, स्थायित्व आ जाएगा, और सर देश एकता और अखंडता बनी रहेगी। तो ये सारे तर्क क्या कहलाएंगे, युक्ति परक तर्क, जो दिमाग से दिए गए। अब सवाल आता है नैतिक तर्क। आपका दिमाग क्या कहता है, दिल क्या कहता है, दिल से दिए गए तर्क क्या कहता है। अब दिमाग से नहीं सोचना, दिल से। अब एक बात दिल से बताना मुझे, आप मान लो, चलो मान लेते एक चीज, मान लो आप किसी एक देश में रहते, चलो ऐसे समझते, भारत का देखते, भारत में बहुसंख्यक हिंदू है। अब इसका मतलब ये तो नहीं केवल हिंदू है, या मुस्लिम भी है, या सिख भी है, या ईसाई भी है, या जैन भी है, या पारसी भी है, सारे अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म के। तो अगर सत्ता में आप इन सबको निगलेक्ट कर दोगे, लोगे नहीं कि नहीं हमें मुस्लिम से कोई विधायक सांसद नहीं लेना, हमें बौद्ध से कोई विधायक सांसद नहीं लेना, हमें जैन से कोई विधायक सांसद नहीं लेना, तो क्या आपको लगता है वो इस देश से खुश रह पाएंगे? क्या तमिल सिंघलियों के व्यवहार से खुश थे?
सिंगलियों ने बोला कि राजभाषा केवल सिंगली होगी, नौकरी शिक्षा सिंगलियों को पहले मिलेगी, बौद्ध धर्म को ही केवल बढ़ावा मिलेगा। तो अगर भारत में सरकार केवल मंदिर की बात करे, मस्जिद की बात ना करे, गुरुद्वारे की बात ना करे, चर्च की बात ना करे, तो क्या लगता है भारत में शांति बनी रहेगी? कभी नहीं बनी रहेगी। तो आप अपने दिल से सोच के देखो, नैतिक तर्क मतलब दिल से, आप दिल से सोच के देख लो कि ऐसी कैसी सरकार जिसमें सबको आप भागीदारी नहीं दे रहे। तो दिल से सोचने पर यह लगेगा कि भाई लोकतंत्र की आत्मा तो वही है ना जब सत्ता की साझेदारी करो। तो लोकतंत्र की आत्मा क्या है? सच्चा लोकतंत्र क्या है? जिसमें सत्ता में सबको साझेदारी दी जाए। ठीक है। वैध सरकार क्या है? जिसमें सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़े। आप केवल हिंदुओं को रख लो, मुस्लिम सिख जैन ईसाई को नहीं रखो, हटा दो, बोले नहीं तुम्हें नौकरियां नहीं देंगे, तुम्हें चुनाव में नहीं जीतने देंगे, तो क्या उस सरकार को आप वैध सरकार मानोगे? वो तो अवैध सरकार मानी जाएगी। तो आपका दिल क्या कहता है? दिल कहता है कि जो श्रीलंका में किया गया वो गलत किया गया, तमिलों के साथ गलत हुआ था, ये आपका दिल कहता है। और आपका दिल ये भी कहता है कि बेल्जियम में जो किया गया वो सही किया गया। तो दिल से दिए गए तर्क क्या कहलाते हैं? नैतिक। हमें सत्ता की भागीदारी में सबको शामिल करना चाहिए। तो सत्ता की साझेदारी में कितने तरह के तर्क दिए जा सकते हैं? दो। एक दिमाग से कि सर देखो शांति रहेगी, कोई हिंसा नहीं होगी, और दिल से क्या दिया जाएगा? सर देना चाहिए, है ना, ये दिल से दिया जाएगा। अब हमें देखना है लोकतंत्र में विकल्प से क्या समझते हैं। एक चीज समझो, पहले क्या होता था? राजतंत्र चलता था, राजा का बेटा राजा होता था, विकल्प ही नहीं, राजा के बेटा। अब विकल्प है। अगर मुझे हमारे यहां विधायक ने काम नहीं किया, हमारे यहां सांसद ने काम नहीं किया, इस बार दूसरे को चुन लेंगे। तो जब आप एक की जगह दूसरे को चुनने की सोचते हैं तो इसे कहते हैं विकल्प। तो जब सत्ता के लिए बहुत सारे लोग हों तो उसे विकल्प की कंडीशन, ये अच्छी चीज है। इसके लिए भारत में कई सारी पार्टीज हैं। देखो भारत में कई सारी पार्टी, वो अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह, जैसे भाजपा, आम आदमी पार्टी, जैसे कांग्रेस, जैसे बहुजन समाज पार्टी। जैसे आपने बहुजन समाज पार्टी का नाम सुना होगा, ये दलितों के लिए लड़ती है। ठीक है। इसके बाद आपने समाजवादी पार्टी का सुना होगा, यादव और मुसलमानों के लिए लड़ती है। तो ऐसे अलग अलग समूहों और विचारधारा से लोग लड़ते हैं, इन्हीं को कहते हैं विकल्प। तो क्या लोकतंत्र में विकल्प होता? बिल्कुल। अलग अलग पार्टियां, अलग अलग उम्मीदवार है। फायदा क्या है? पहला फायदा है, हाँ, पहला फायदा क्या होगा कि सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में, विकल्प क्या है? सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहती। जैसे आज दिल्ली का चुनाव रिजल्ट आया है, तो अभी तक 10 साल से सत्ता किसके पास थी? दिल्ली आम आदमी पार्टी के पास। अब सत्ता किसके पास रहेगी? भाजपा के पास। तो कोई निरंकुश नहीं होगा। सबको पता है कि सत्ता हमारे पास स्थायी रूप से नहीं है, 5 साल के लिए, 5 साल के बाद जनता फिर चुनेगी। तो लोकतंत्र में विकल्प का फायदा है कि किसी एक व्यक्ति या एक समूह तक नहीं। पहले 10 साल मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री रहे, अब 10 साल से मोदी जी हैं, आगे चल के कोई और होगा। तो पहला क्या है? किसी एक के पास ही हमेशा सत्ता नहीं रहती, और अलग अलग समूहों के पास, कोई किसानों के लिए सोचता उसके पास सत्ता रहेगी, कोई मजदूरों के लिए सोचता उसके लिए सत्ता रहेगी। तो अलग अलग वर्ग का फायदा सोचने के लिए। और सबसे बड़ा फायदा, अलग अलग लोग मिलकर भी चुनाव लड़ लेते, सरकार बना देते। जैसे नीतीश कुमार जी और मोदी जी मिलकर सरकार बना दी, सोच बिल्कुल दोनों की अलग है। राहुल गांधी केजरीवाल साथ में रहते हैं, सोच बिल्कुल अलग है। तो कई बार गठबंधन सरकार भी बनती, ये भी पूछ चुका है एग्जाम में कि गठबंधन सरकार का मतलब क्या है। तो जब भी सत्ता के लिए अलग अलग पार्टी मिलकर चुनाव लड़े तो उसे क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार। अब इस पे आपका प्रश्न आया है कि भैया जोड़ियां मिलाओ। तो उसने क्या पूछा है कि भैया गठबंधन सरकार क्या होगा? जब अलग अलग दल, अलग अलग पार्टी मिलकर चुनाव लड़े तो उसे कहते हैं गठबंधन सरकार। समझ में आ गया? अलग अलग पार्टी। आपसे पूछा जाएगा संघीय सरकार क्या होगा? तो जब अलग अलग स्तर की सरकार हो, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, उसे क्या बोलते हैं? संघीय। जब अलग अलग अंग हो, ठीक है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसे क्या कहते हैं? अधिकारों का क्षैतिज वितरण। और जब बेल्जियम जैसी सामाजिक समूहों में बांट देंगे तो उसे क्या कहते हैं? सामुदायिक वितरण। देख लो भैया, एक उन्होंने पूछा है कि भैया सही और गलत बताना है। पहला सवाल है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभदायक है, सही है क्या गलत? सत्ता की साझेदारी बेल्जियम ने किया, वहां लोकतंत्र जिंदा रहा। श्रीलंका ने नहीं किया, लोकतंत्र खत्म हो गया। तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए अच्छा है, जरूरी है, बिल्कुल सही।
इससे सामाजिक समूहों में टकराव की आशंका अंदेशा कम हो जाती। ये भी बिल्कुल सही। अभी हमने दो तरह के तर्क पढ़े थे, युक्ति परक मतलब दिमाग वाले और दिल वाले। दिमाग क्या कहता है कि सत्ता भैया सबको भागीदारी दो, नहीं तो लड़ मरेंगे सब, श्रीलंका जैसे। तो दिमाग कहता है भैया सत्ता बांटो, डच को भी दो, फ्रेंच को भी दो, सिंगली को भी दो, तमिल को भी दो, ईसाइयों को भी दो। और दिल का कहता है यार देना चाहिए। तो दोनों ही सही हैं। तो इसका आंसर होगा आ और बी। ये सब एनसीईआरटी किताब के दिए हुए प्रश्न है, ये मेरे बनाए हुए नहीं है। तो अगर आपने मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर को ध्यान से समझा तो सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। ठीक है, एक और सवाल करते हैं। सवाल, बेल्जियम और श्रीलंका की व्यवस्था के बारे में बताओ। बेल्जियम डच भाषा वालों ने फ्रेंच पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया? नहीं किया, उन्होंने तो फ्रेंच के साथ मिलकर सत्ता बांटी। तो पहला सेंटेंस है कि बेल्जियम में डच वालों ने फ्रेंच पर कब्जा करने की कोशिश की, गलत सेंटेंस। दूसरा, सरकार की नीतियों ने सिंगली भाषाओं का प्रभुत्व रखने का प्रयास किया, बिल्कुल सही। श्रीलंका में सिंगलियों ने अपना प्रभुत्व, अपना अधिकार जमाने का कोशिश की। तीसरा, अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने और शिक्षा रोजगार में समानता के लिए श्रीलंका के तमिलों ने सत्ता को संघीय ढांचे पर बांटने की मांग की, बिल्कुल सही। तमिलों ने कहा हमें एक राज्य सरकार भी चाहिए। अगला, बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया। तो बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था, बिल्कुल सही। देखो, बेल्जियम में केंद्र सरकार थी जिसमें 50-50% थे। इसके बाद फ्लेमिश और वेलोनिया क्षेत्र में राज्य सरकारें थी। तो जब केंद्र और राज्य होता है तो उसको क्या बोलते हैं? संघीय शासन व्यवस्था। जब केंद्र राज्य दोनों होते हैं तो संघीय शासन व्यवस्था। ये भी बिल्कुल सही। तो कौन सा सही? पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही। तो आपको बताना कौन कौन से सही है। तो ये हो गए आपके सारे प्रश्न। तो आपका पहला चैप्टर कंप्लीट, कल दूसरा, ऐसे आपके जल्दी ही अंदर दूसरे चैप्टर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब हम पॉलिटिकल साइंस के अलावा दूसरे सब्जेक्ट के चैप्टर्स भी शुरू करेंगे। धन्यवाद।